हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि यूपीएससी ने इस बार के प्रीलिम्स के लिए अपनी जो ऑफिशियल आंसर की है, वो आंसर की अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। आंसर की अपलोड करने का मतलब है, उन्होंने हालांकि यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों ने एक प्रोविजनल आंसर की आप लोगों के लिए जारी कर दी है। उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने स्कोर को अच्छे से जज कर पाएंगे कि कहाँ पर कितने क्वेश्चंस आपने सही अटेम्प्ट लिए हैं या कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। उन्होंने भी इसको प्रोविजनल आंसर की बोला है, ऑफिशियल आंसर की है यूपीएससी की। अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हम लोग चर्चा करेंगे कि कुछ इसमें से पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, और कुछ अन्य क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो उससे लगभग लगभग पॉलिटी आईआर से लगभग लगभग मिलते जुलते हैं। इन क्वेश्चंस के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से वो क्वेश्चन हैं जिनकी ऑफिशियल आंसर की में अगर आंसर देखा जाए, और अगर अन्य स्रोतों में, जिन स्रोतों का दावा यूपीएससी करता है, अगर उन स्रोतों में जाकर देखा जाए तो यूपीएससी की आंसर की में भी कुछ एक गड़बड़ियां जैसी चीजें निकलती हैं। हालांकि वो बड़े स्तर पर कोई गलत या सही के दायरे में नहीं आती। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, कि हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन था इस बार का प्रीलिम्स का पेपर आपने दिया, और इस प्रीलिम्स के पेपर में आपने देखा होगा कि जो पहला क्वेश्चन, अगर हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन से शुरुआत करें तो पॉलिटी से पहले भी 2-3 क्वेश्चंस दिए गए थे, और लोगों का ये तर्क था कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट की श्रेणी में रखे जाएं। कुछ लोग इसको डिसीजन मेकिंग मानते हैं, तो कुछ किसी को एथिक्स मान लेते हैं, कुछ कहीं से मान लेते हैं, कुछ बेसिक वैल्यूज से जुड़ी हुई चीजों को मान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था वो यही पूछा था। ये सीरीज ए की हम लोग बात कर रहे हैं, ये ए सीरीज है, ए सीरीज की हम लोग बात कर रहे हैं। और इस ए सीरीज में अगर आप देखेंगे तो उसने पूछा है कि मिस्टर एक्स एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, विश्वास नारायण टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि टीके के नियंत्रण के वितरण के लिए उत्तरदायी एक निजी सेवा प्रदाता लाभ अर्जित करने के लिए गुणवत्ता से समझौता कर रहा है। फिर उसने बहुत सारी बातें पूछी, और उन्होंने पूछा, उन्होंने अपना देखा कि मिस्टर एक्स को ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, समस्याएं हैं। उन्होंने प्रशासन के लोक प्रशासन के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपनी आवाज उठाई, और उन्होंने इस मामले को समुचित सतर्कता प्राधिकारी को प्रतिवेदित किया। नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उस संविदा को रोक श्री निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक प्रभावी रूप से प्रदर्शित होता है। कौन से लोक प्रशासन के निम्नलिखित सिद्धांतों, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांतों की वो बात कर रहा है। यानी कि अब आप ये मत समझिए कि जो पॉलिटी का दायरा है, वो पॉलिटी का दायरा केवल पॉलिटी सब्जेक्ट, राज्य व्यवस्था या संविधान के इर्द गिर्द घूमता है। इससे हम लोगों को दो बातें पता चलती है। एक ये पता चलता है कि आगे आने वाले जो प्रीलिम्स के एग्जाम हैं 2027 या उसके बाद के जो एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स के लिए हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है। पहली बात तो हम लोगों को ये पता चलती है। दूसरा, हम लोगों को यह पता चलता है कि अभी से कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद ही जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, उस मेंस एग्जामिनेशन की दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है, वो एक क्लियर इंडिकेशन हम लोगों को मिलता है कि राज व्यवस्था के क्वेश्चन अब केवल संविधान के इर्द गिर्द नहीं घूमते हैं, बल्कि पब्लिक पॉलिसीज के इर्द गिर्द भी घूमते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इर्द गिर्द भी घूमते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये 4 तरीके के ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं कि श्री एक्स की कार्रवाई से कौन से दल भावना दिखाई देती है, समता दिखाई देती है, उत्तरदायित्व तो दिखाई देती है, या प्रत्यायोजन दिखाई देता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को जो करेक्ट आंसर, यूपीएससी ने जो करेक्ट आंसर मार्क किया है, वो उत्तरदायित्व तो दिया है। हालांकि ये क्वेश्चन अपने आप में देखने में बहुत बड़ा सा हम लोगों को दिखाई देता है। थोड़ा बहुत आपको बेसिक वैल्यूज या मूल्यों के बारे में प्रीलिम्स के एग्जाम, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि मेरा जो अनुमान है, फर्स्ट इंप्रेशन मेरा ये इस पेपर को लेकर के है कि अब जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को अलग अलग करके नहीं देखता है। इसलिए आप लोग भी अपनी तैयारी को अब प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग करके मत देखिए। जब तक आप समग्रता में नहीं आएंगे, संपूर्णता में नहीं आएंगे, तब तक ये इस तरीके के क्वेश्चंस को हिलाना, छू पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? देखिए, क्वेश्चन तो बहुत आसान दिखाई दे रहा है कि कौन सा मूल्य इसमें दिखाई दे रहा है। अगर आप सामान्य बुद्धि से भी, अगर सामान्य जानकारी से भी अगर आप कहेंगे तो इसमें उत्तरदायित्व जैसी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि वो
सीधे सीधे पूछ रहा है कि लोक प्रशासन के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी रूप से प्रदर्शित होता है। जहां ये सर्वाधिक प्रभावी लगा दिया, वहां पर चीजें आंसर्स बदल सकते हैं। यूपीएससी ने सी को मार्क किया है, आप भी इसी को मार्क करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, काफी बड़ा सा एक क्वेश्चन दिया है कि बहुजातीय जिलों में आर्थिक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लोगों की बहुत सारे कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स के आने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर कुछ जनजातियों के बीच में कुछ जनजातीय समुदायों का समुदाय उन प्रोजेक्ट्स का, उन परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। कई सारी समस्याएं हैं, सड़क का संघर्ष दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया दिखाई दे रहा है, अभियान दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि वहाँ कूड़ा या जो अपशिष्ट निपटान का एक प्रोजेक्ट लग रहा है। पर्यावरणीय आवश्यकता, बहुत सारी चीजों को इसमें शामिल करते हुए उसने कहा कि इन 4 ऑप्शंस को पढ़िए। उपयोग के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, तकनीकी विकल्पों पर चर्चा करने से पहले। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का लब्बो-लुआब ये था कि अगर सरकार की कुछ योजनाओं के कारण, परियोजनाओं के कारण सरकार और नागरिकों के बीच में अगर कोई संघर्ष उत्पन्न होते हैं, कोई विवाद उत्पन्न होते हैं, लोग काफी बढ़ चढ़ कर, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई छोटी सी बात भी बहुत बड़ी करके प्रस्तुत कर दी जाती है, या बड़ी बात को छोटा करके प्रस्तुत करना, या लोगों की जनभावना या लोगों तक इन चीजों की पहुंच बनाना बड़ा आसान होता है। तो लोग बहुत तेजी के साथ सड़कों पर उतर आते हैं, सड़क संघर्ष पर निकल आते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चलने लगते हैं, पुलिस के अतिरेक के आरोप चलने लगते हैं कि पुलिस ने ज्यादतियां की हैं, ऐसा किया है, वैसा किया है। उसमें के रेस्पेक्ट में ये पूछ रहा है कि आखिर इस तरीके की स्थितियों में निपटारा कैसे हो, इस तरीके के विवादों का समाधान कैसे किया जाए। अगर विवादों के समाधान के बारे में ये बात करता है, तो आप देखिए कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से इस समाधान प्रक्रिया में योगदान देंगे। एक ऑप्शन नहीं है, एक उपाय नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि ये वाला उपाय योगदान देगा। वो 3-4 उपाय आपके सामने दे रखे हैं। उनमें से आपको चूज करना है कि इनमें से कौन से ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोगों को जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, विवादों के समाधान की प्रक्रिया है, उनमें इनमें से कौन से ज्यादा उपयुक्त रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें यूपीएससी ने जो आंसर किया है, यूपीएससी की आंसर की कहती है कि इसका आंसर है ए। ए को उसने मार्क किया है और कहा है केवल 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 तकनीकी विकल्पों पर चर्चा करने से पहले विरोध करने वाले जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक चिंताओं को स्वीकार करने के साथ ही, ये स्वीकार करना, लोगों का समामेलन करना, लोगों को अपने लोगों की भावनाओं को समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। एक सफल संघर्ष समाधान प्रक्रिया अवश्य आरंभ की जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि केवल तकनीकी पक्षों पर सरकार को अड़े नहीं रहना है, बल्कि सरकार को लोगों की चिंताओं को भी ध्यान में देखना है, उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं, दीर्घकालिक जो उनके हित हैं, उनको भी देखना है। पारस्परिक समझ विकसित करनी है, बिल्कुल ठीक बात है। और साक्ष्य आधारित निर्णयन को सुकर बनाने के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए, संचालित करना और प्राप्त, यानी कि बिल्कुल ठोस तरीके से, जिस तरीके से, जैसा कि हम लोग अक्सर आप लोगों से बोलते हैं कि आप इस एग्जाम की तैयारी करने में स्वयं को केवल एक अभ्यर्थी मत मानिए। जब तक आप स्वयं को केवल एक अभ्यर्थी मानते रहेंगे, तब तक आप इस सिलेबस के बहुत सारे पोर्शन को, एक बड़े पोर्शन को आप रटने या की कोशिश करेंगे। अगर हम उसे समझ भी लेते हैं, तो हम लोगों का ये जो समझ है, हम लोगों को अब आवश्यकता ये है कि इस एग्जाम की तैयारी आप अपनी जानकारी के लेवल पर कैसे करते हैं, प्रीलिम्स को कंबाइन करते हैं, मेंस को कंबाइन करते हैं, जैसे भी करते हैं, वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जब यहाँ पर बात पब्लिक पॉलिसीज की आ जाती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आ जाती है, जब इन चीजों पर बात आती है, तो आपको अपना व्यावहारिक पक्ष दिखाना है कि एक अधिकारी को किस तरीके का निर्णय लेना चाहिए, एक अधिकारी के लिए क्या करना आवश्यक है। तो अब तक हम जो आपसे कहते थे कि आप अपने आप को केवल अभ्यर्थी मत मानिए, बल्कि आप अपने आप को महसूस करना शुरू कीजिए कि आप एक सिविल सेवक हैं। उस हिसाब से अपने आचरण में, अपनी सोच में, अपनी मानसिकता में, अपनी विचारधारा में वो आवश्यक परिवर्तन लेकर आइए। और यही मैसेज है इस बार के प्रीलिम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी इसी तरीके का क्वेश्चन है कि सुश्री एक्स एक मध्यस्थ स्तरीय सिविल सेवा अधिकारी है, जो एक प्रमुख शहर, अब इनको
कहीं पर कोई योजना आने वाली है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा इसलिए मैं इसको बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ कि कोई एक योजना आने वाली है, उसके लिए कोई टेंडर वेंडर आए हुए हैं और उनकी जानकारी सुश्री एक्स को पहले से ही प्राप्त हो जाती है और वो देखती हैं कि जिस कंपनी को इसका ठेका दिया गया है, इसकी जो संविदा निकाली गई है, वो कंपनी पहले से कई जगह पर ब्लैक लिस्टेड है या उसने घटिया तरीके से काम किया है, लेकिन कुछ उसके विशेष प्रमाण नहीं है। ठीक, अब उन्होंने इस बात को अपने ऊपर के अधिकारियों के पास क्या किया, इस बात को विभागाध्यक्ष श्री वाई उन्हें इस सूचना को परियोजना समिति अथवा जनता के समक्ष प्रकट ना करने की सलाह, क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकते हैं या कोई विवाद जनता के समक्ष पैदा हो सकता है, मीडिया के थ्रू ये बातें बाहर आ सकती हैं। इससे नगर की प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है। प्रतिष्ठा, नगर की प्रतिष्ठा, नगर के प्रशासन की प्रतिष्ठा। हालांकि सुश्री एक्स का मानना है कि ऐसी सूचना को रोकना पारदर्शिता और जनता के विश्वास से समझौता करना होगा और सुश्री एक्स इसके लिए क्या कर सकती है। अब निम्नलिखित में से उनको क्या करना चाहिए। बात वही फिर आ गई कि जब आप अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं एक सिविल सेवक हूं और इस तरीके से काम कर सकता हूं, तभी इस तरीके के प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। उनका कहना है कि परियोजना समिति और जनता के समक्ष तत्काल सूचना को प्रकट करना चाहिए। परियोजना की संपूर्णता के संरक्षण के लिए चयनित सूची से संविदाकार को हटाने की अनुशंसा करनी चाहिए, यानी कि उसको ब्लैकलिस्ट करके हटा देना चाहिए। कुछ समय के लिए जनता से इस सूचना को गोपनीय रखते हुए किसी निरीक्षण समिति को एक सीमित प्रकटीकरण प्रस्तावित करना चाहिए। अब इसमें 3 तरीके की योजना जो ऑप्शंस दिए हुए, तीनों तरीके के ऑप्शन तीनों अलग-अलग तरीके के माइंडसेट के आदमी के लिए, इंसान के लिए दिए गए हैं। ठीक? और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अब आप क्या चुनेंगे? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, तीनों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परियोजना समिति और जनता के समक्ष तत्काल सूचना को प्रकट करना चाहिए। ये तो किसी मीडिया कर्मी का काम है, सिविल सर्वेंट का काम नहीं कि तत्काल से तत्काल ले जाके बिना चीजों को जाने समझे आधी अधूरी जानकारी लेकर मीडिया के सामने जाकर प्रस्तुत कर दिया। इससे क्या होगा? इससे प्रशासन के समक्ष और जनता के समक्ष एक अविश्वास की खाई पैदा होगी। जनता के भीतर एक मन में रोष उत्पन्न होगा और इससे हो सकता है कि जो सिविल सेवक है, जो इन चीजों को फटाक से जनता के सामने ला रहा है, मीडिया के सामने ला रहा है, वो एक हीरो के तौर पर देखा जाए, लेकिन इस तरीके की अव्यवस्था या इस तरीके का जो टीम प्रबंधन है, इसको भंग करके चीजों को नहीं बनाया जा सकता। परियोजना की संपूर्णता के संरक्षण के लिए चयनित सूची संविदाकार को हटाने की अनुशंसा करनी चाहिए। हटाने की अनुशंसा करने के लिए बिल्कुल ठीक बात है, ये ऑप्शन हम लोगों को थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि नायक मूवी का प्रभाव हम लोगों के ऊपर होता है कि तुरंत के तुरंत डिसीजन ऑन द स्पॉट। लेकिन आप देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि संविदाकार के अन्य नगरों में घटिया कार्यशैली और भ्रष्टाचार के आरोपों का पूर्ववृत्त रहा है, यद्यपि विधि द्वारा कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ है। यद्यपि ठोस में विधि के द्वारा कानून के अंतर्गत ऐसा कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसे में इस तरीके की चीजें करने से हो सकता है कि एक अव्यवस्था का जन्म हो। संतुलित उत्तर केवल यही होगा, कुछ समय के लिए जनता से सूचना को गोपनीय रखते हुए किसी निरीक्षण समिति को एक सीमित प्रकटीकरण प्रस्तावित करना चाहिए। ये करने की हम लोगों को आवश्यकता है। तो ऑप्शन 3 यस, यूपीएससी ने भी इसका जो बी ऑप्शन है, ऑप्शन केवल 3, इसी को प्रमाणिक माना है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि एक्स और वाई वाला क्वेश्चन है, काफी डिबेटेबल था और कुछ लोगों के मन में था कि इसका आंसर सी यानी कि एक्स व वाई दोनों होना चाहिए था। इसका जो ऑप्शन सी है उस पर हम लोग ये विचार कर रहे थे कि एक्स और वाई दोनों के विचार क्या है, सही है। लेकिन आप देखिए कि एक्स और वाई दोनों के विचार हम लोगों को देखने में तो आभास हो रहा है कि एक्स और वाई, यहाँ पर पॉलिटी की जानकारी केवल नहीं चाहिए, एनालिटिकल रीजनिंग की भी जानकारी आपको चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी की भी आपको जानकारी चाहिए। अगर एक्स सही है तो एक्स क्या कहता है? एक्स कहता है कि विधि शब्द का अर्थ व्यापक है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक्स एक बात और कहता है, एक्स इस बात से सहमत नहीं है कि विधि शब्द के इस अंतर्गत विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा भी शामिल है। एक्स इस बात से सहमत नहीं होते। ऐसे में एक्स को ये मान लेना कि एक्स सही कह रहे हैं, बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर यूपीएससी ने भी इसका आंसर डी दिया है और डी ऑप्शन के साथ
अगर हम देखें तो केवल वाई का विचार सही है, क्योंकि वाई कहता है कि विधि शब्द के अंतर्गत विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा भी शामिल है, प्रथा भी शामिल है। भी शब्द जो ये लग गया, इस भी शब्द ने बहुत सारी चीजों को क्या कर दिया, पलट दिया। वाई का कहना है कि इसमें आदेश, अध्यादेश, कानून सब कुछ शामिल है और प्रथा भी शामिल है। यहाँ पर वाई, केवल वाई जो है वो आप देख सकते हैं कि वाई को यहाँ पर यूपीएससी ने भी सही माना है और उन्हीं का व्यू क्या है, ज्यादा हॉलिस्टिक अप्रोच में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो ये कहता हो कि भारत का संविधान का नाम भारत का संविधान है। दूसरा कहता है कि संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो यह निर्दिष्ट करता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या किया जा रहा है, उसको निरसित या रिपील किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जिसमें भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में 26 जनवरी 1950 का उल्लेख है। अब इसमें से बताना है कि सभी तीनों सही हैं, कोई भी सही नहीं है, दो कथन सही है, एक जिनमें कथन 3 सम्मिलित है और केवल एक कथन सही है। यहाँ पर यह पूछा ही नहीं जा रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं। केवल एक, केवल दो नहीं, यहाँ पर ये तीसरा जो ऑप्शन है ये आपके लिए खतरे की घंटी है कि अब आने वाले समय में इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इस तरीके की तैयारी आपको अपने लिए कर लेनी चाहिए। यहाँ पर जो सही ऑप्शन यूपीएससी ने दिया है वो कथन, कोई भी कथन सही नहीं है। तीनों के ही प्रमाण हम लोगों ने देख लिए थे कि आर्टिकल 393, 94A और 395, इन तीनों में इनके तीनों के स्रोत हम लोगों को मिल जाते हैं, इसलिए इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में दिव्यांगजनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। सही के लिए उसने पूछ लिया, ये दो कथन आपको दे दिए। भारत की संसद द्वारा ये एक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम शिक्षा और नियोजन में आरक्षण अनिवार्य करता है, पहुंच और विभेद न करने को सुनिश्चित करता है। सुगम्य भारत अभियान के बारे में बात कर ली और राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के बारे में उसने बताया कि कारपोरेट मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र संगठन है जो कि दिव्यांगजनों में उद्यमिता के संवर्धन के लिए अलाभकारी कंपनी है। ठीक, पूछ रहा है कौन से दो सही, कौन से सही हैं, एक और दो, केवल दो, एक और तीन और या केवल एक। इसको अगर आप देखें तो इसके बारे में बताया गया कि केवल कथन जो दो है वो दूसरा कथन केवल सही है। ये इसके बारे में हम लोगों ने बताया था कि ये जो वित्त और विकास निगम है, ये वित्त और विकास निगम अन्य मंत्रालयों के अधीन काम करता है, हालांकि है अलाभकारी ही संगठन ही है, लेकिन ये सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है, किसी मंत्रालय के अंतर्गत ये क्या करता है, काम करता है। ठीक, और इसमें ऑफिशियल की जो यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की है वो बताती है कि ये ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंधों के बारे में बात करिए। पहला ये कहता है कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में हम लोगों ने बात की थी कि 5वीं अनुसूची में 10 राज्य हैं, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा फेरबदल करके लिखा हुआ है, जो वास्तव में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करता है। तो पहला हम लोगों को वैसे ही हम लोगों को गलत दिखाई दे रहा है, कोई बताने वाली बात नहीं है। दूसरा कह रहा है कि भारत की कुछ जनजातियां कतिपय आय पर आयकर से भुगतान से छूट का दावा करने की हकदार है। तीसरा कहता है भारत के संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए पंचायतों में स्थानों के आरक्षण का उपबंध है। बिल्कुल, ये चीजें आप लोगों ने इसके पहले भी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ रखी है। ठीक, अब इसमें कहता है कि उपयुक्त कथनों के आधार पर बताइए दो कथन सही हैं जिनमें कथन दो भी सम्मिलित है। देखिए फिर वही फॉर्मेट आपके लिए है। दो कथन सही हैं जो कि कथन एक और एक कथन 1 व 3 है। केवल एक कथन सही है। यहाँ पर अगर आप आंसर के बारे में बात करेंगे तो आंसर दो कथन सही हैं जिनमें कथन दो सम्मिलित है। यस, दो कथन सही हैं जिनमें कथन दो सम्मिलित है, कथन दो भी सम्मिलित है और कथन 3 भी सही है।
तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की ये बताती है। यूपीएससी का कहना है कि इसमें जो आंसर है वो है आंसर ए। ये ऑफिशियल आंसर की के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, हालांकि दो ही आसान क्वेश्चन थे जिनमें से ये एक है। भारत की संसद में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में उस दिन हम लोगों ने बात की थी इसके पहले वाले वीडियो में कि तारांकित क्या होते हैं, अतारांकित क्या होते हैं और किन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। तो देखा था कि सी, केवल एक कथन सही है, केवल एक कथन सही है। और मैंने आपको बताया था कि ये दोनों क्या है, रिवर्स में लिख दिए गए। और ये वाला कथन सही है कि अतारांकित प्रश्न पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि अतारांकित कैसे होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं, वो प्रश्न होते हैं जिन पर यूपीएससी जिन पर संसद में लिखित उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है। उनका जो उत्तर है वो नीतिगत चीजों पर होता है, बड़ा होता है, और इसलिए उस पर अनुपूरक या पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। हालांकि जो मौखिक प्रश्न होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो थोड़ी हल्के प्रकार की प्रकृति होती है, उनमें जानकारी होती है, तो उस पर आप लोग या जो संसद के सदस्य हैं वो उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की क्या बताती है, इसका यूपीएससी बताता है कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारत की संसद अनुसूचित जनजातियों जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इन पर आपको बताना था कि इसमें चारों सही हैं, केवल एक कथन सही है जो कि कथन 2 है। आप देख रहे हैं कि अननेसेसरीली ऑप्शन को लंबा किया गया है। यहां पर यह भी लिखा जा सकता था केवल 2 सही, यहां पर यह भी लिखा जा सकता था केवल 2, इतना भी लिख देता तो भी काम चल जाता। लेकिन आपको, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि अप्रत्याशित रूप से इस बार क्वेश्चन पेपर की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है, तो ये बस ऑप्शंस को आप देखिए, केवल एक कथन सही है जो कि कथन 2 है। आपको अननेसेसरली एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर देने के लिए ये सब चीजें की गई। 2 कथन सही हैं जिनमें एक कथन एक सम्मिलित है, कोई भी कथन सही नहीं है। इसमें से हम लोगों ने देखा था कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, कोई भी कथन इनमें से सही नहीं है, ये हम लोगों ने इसके पहले देखा था। राइट, नेक्स्ट देखिए, हाँ यूपीएससी इसमें क्या कहता है, यूपीएससी कहता है कि कोई भी कथन इसमें से सही नहीं है, ऑप्शन डी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ये जीरो एफआईआर के बारे में क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था, और जीरो एफआईआर काफी ज्यादा चर्चा में था। मैंने उस दिन भी आपको बोला कि न्यूज़पेपर में पूरा डिटेल में बहुत बार अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आया कि आखिर जीरो एफआईआर क्या होती है, इसके प्रोविजंस क्या है, कैसे ये काम करती है और क्या क्या इसके प्रोविजंस है। तो आप देखिए कि कह रहा है कि जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है, भले संज्ञेय असंज्ञेय अपराध किए जाने का स्थान उस पुलिस स्टेशन की क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर हो। ठीक, किसी पुलिस स्टेशन जहां जीरो एफआईआर दर्ज की है वहां के प्रभारी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्राथमिक अन्वेषण आरंभ कर सकता है। और जीरो एफआईआर के अंतर्गत सूचना देने वाले के लिए यह अनिवार्य है कि वह सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में दे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिकली ही आपको देनी है, आप जाकर भी जीरो एफआईआर को दर्ज किया कराया जा सकता है। और कहता है कि जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए, भले ही संज्ञेय अपराध किए जाने का स्थान उस स्टेशन की क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर हो। यहाँ पर जो यूपीएससी ने अपना आंसर की दिया है, उस आंसर की में यूपीएससी ने बताया है कि इसका ऑप्शन है डी। डी ऑप्शन होने का मतलब है कि केवल 2 यहाँ पर सही है, बाकी दोनों क्या है उसने गलत किए हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि ये तो बिल्कुल प्राथमिक रूप से देखने पर ही आप बता सकते हैं कि ये गलत है, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरा है कि जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है जहां भले ही संज्ञेय असंज्ञेय अपराध किए जाने का स्थान उस स्थान से दूर हो। यहाँ पर बीएनएस की जो धारा है उस बीएनएस के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन भी, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी हम लोगों को सही नजर नहीं आ रहा है। तो यूपीएससी का कहना है कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एंड ओनली 2 इज द
करेक्ट आंसर। ठीक, अब आइए, पॉलिटी के तो इतने क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। बाकी देखिए, भारत सरकार के अधीन संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। कहता है कि ये इनके संगठन है, 1 2 3, ये इनके काम है और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अभी तक पॉलिटी में आपने बहुत सारे संगठनों के बारे में, संस्थाओं के बारे में पढ़ा। अक्सर हम लोगों को जब कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ लो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ लो, तो हम लोग बहुत छोटी-छोटी चीजों को देख लेते हैं। जब हम लोग बहुत छोटी-छोटी चीजों को देखते हैं, तो अक्सर हम लोग सीबीआई तक तो चीजों को पहुंच जाते हैं, लेकिन हम लोग ये जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस या जो सेंट्रल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो जैसी जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के बारे में हम लोगों का जो ज्ञान है वो थोड़ा या तो कमजोर होता है या तो नहीं होता है। अब इन जैसी संस्थाओं को भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि यूपीएससी अनएक्सप्लोर्ड एरिया की तरफ हमेशा आता जाता रहता है। इससे ये बिल्कुल मत समझना कि केवल इन्हीं एरियाज से क्वेश्चन आएंगे। ये बिल्कुल मत समझना कि केवल इन्हीं एरियाज से क्वेश्चन आएंगे और किसी एरिया से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आएंगे जरूर, जो यूपीएससी के फेवरेट एरिया रहे उनसे भी क्वेश्चन यूपीएससी आपको हमेशा इधर उधर आगे पीछे दौड़ाने की जो फितरत रखता है, उस फितरत में आप ये देख सकते हैं कि इस बार उसने उन जगहों से, उन बाहरी क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे हैं जहां पर स्टूडेंट का ध्यान थोड़ा कम जाता है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग इन्हीं चीजों के पीछे भागना शुरू करेंगे कि इन डॉट्स को मिलाया जाए। आप इन्हीं डॉट्स को जब मिलाने की कोशिश में आएंगे, तो हो सकता है कि यूपीएससी इस बार कोर में आ जाए और यहां से आपके बहुत सारे केसेस के बारे में आपसे चीजें पूछ ले। आर्टिकल 21 से रिलेटेड केसेस पूछ ले, आर्टिकल 14 से रिलेटेड केसेस पूछ ले, संविधान संशोधन से रिलेटेड केसेस पूछ ले, या इस तरीके के और भी जो केसेस हैं उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता अगले साल के लिए जरूर पड़ेगी। तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। जब कहा जाए कि हम लोगों को राजव्यवस्था पढ़नी है, तो राजव्यवस्था के कुछ फेवरेट एरिया ढूंढने की कोशिश मत करिए। पहले तो जरूरी आवश्यकता यह है कि एक बार तो ठीक से संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ा जाए। जब तक संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ोगे मेरे भाई, तब तक चीजों को समेट पाना मुश्किल होगा। फिर आप चाहे जहां जीरो इन ऑन करो, लेकिन ये सोच के मत पढ़ो कि सफलता का कोई शॉर्टकट भी होता है। सफलता का कोई शॉर्टकट ना है और ना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में जब आप अपीयर होते हो, इस तरीके के क्वेश्चंस को जब आपका सामना होता है, तब हमें समझ में आता है कि वास्तव में मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीबीआई के बारे में कह रहा है कि सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को परिरक्षित रखना और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दशा को सुनिश्चित करना। ये इसका काम कब से हो गया सीबीआई का? ये काम कब से हो गया? राइट। गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जटिल निगमित कपटों का अन्वेषण करना। दिखाई देता है, बिल्कुल ठीक बात दिखाई देती। केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, विविध विधि प्रवर्तन अभिकरणों के बीच समन्वय करना। और जब ये आर्थिक आसूचना ब्यूरो है, तो ये गृह मंत्रालय के साथ क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं की चीजों में मिसमैच हम लोगों को, अगर ठंडे दिमाग से अगर हम लोग पढ़ें, इसके लिए कोई बहुत गंभीर पढ़ाई, नोट्स, चीजें बनाने की तो जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल दिन भर उनको 24 घंटे हर सब्जेक्ट की इन इतनी डिटेल में चीजों को रटते रहें। लेकिन इतना जरूर है कि आपको पूरे सिलेबस को, जैसा मैंने कहा कि एक सीरियस स्टडी आपको अपने पूरे सिलेबस को देनी पड़ेगी। वो अगर आपने किया होता तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाते। यूपीएससी का भी कहना यही है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, करेक्ट आंसर इज ए, केवल एक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों का भारत ने अनुसमर्थन नहीं किया है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिबेटेबल है, और इस क्वेश्चन के बारे में आपको, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि इस क्वेश्चन के बारे में लफड़ा पड़ सकता है, तो लफड़ा यही है कि यूपीएससी ने भी
इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन या प्रश्न है, इसको कैंसिल कर दिया है। यूपीएससी ने भी इसका आंसर कैंसिल कर दिया है, इसलिए आंसर की में उसने इसका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, या ए बी सी डी करके कोई ऑप्शन नहीं दिया है। इस क्वेश्चन को हटा दिया गया क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। इनमें से ज्यादातर जो चीजें हैं उनका यूपीएससी ने जो इंडिया है उसने बहुत सारी चीजों को रेटिफाई कर रखा है, उन कन्वेंशनों को लागू कर रखा है। नेक्स्ट देखिए, नई दिल्ली में आयोजित एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में था, गलगोटिया आपको याद ही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका क्या है? इसका काम है कि बौद्धिक ढांचा 3 बुनियादी सूत्रों जन, आयोजना और प्रगति पर आधारित था। शिखर सम्मेलन की प्रस्तावना में एआई संसाधनों के लोकतंत्रीकरण पर बल दिया गया। अब ये सब चीजें मेरे लिए पढ़ना तो अभी आपके लिए आसान है, और मैं आपको ज्ञान भी दे दूं कि अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होता तो यहाँ से हो जाता, वहां से हो जाता। लेकिन आप बताइए कि एक न्यूज़पेपर में पर डे आपके काम की बहुत सारी खबरें छपती हैं। उन खबरों में के किस पोर्शन पर आपको फोकस करना है और नहीं करना है, ये ना आपको पता चल पाता है, ना हम लोगों को पता चल पाता है। इस तरीके के क्वेश्चन हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये डिमांड करते हैं कि इंडिया में पहली बार अगर इस तरीके का कोई इवेंट हो रहा है, इस तरीके की चीजें हो रही है, तो क्या हम लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं कि हम लोग देखें कि एआई शिखर सम्मेलन क्या है, इसके पहले कहाँ हुआ, क्यों हो रहा है, इससे होगा क्या। बस इतनी चीजों को अगर आप देख लें, अगर इस तरीके का कोई मेगा इवेंट हो रहा है और अगर इन चीजों को आप अच्छे से देख लें, तो आपसे ये हल्की जानकारी से भी ये चीजें निकल सकती है। जरूरी नहीं है कि इनके लिए आप नोट्स पढ़ें, परेशान हो, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं को उलटते पुलटते घूमिए और देखते जाइए कि आखिर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं, सबके नोट्स बनाइए। जो संभव नहीं है उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जो संभव है उसकी आवश्यकता भी है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो केवल 3 दिया हुआ है। यूपीएससी की वेबसाइट में इसका डी ऑप्शन दे रखा है उसने, और बताया है कि केवल 3, यानी कि एआई प्रभाव पर नई दिल्ली घोषणा का प्रतिपादन 7 चक्रों पर केंद्रित था, जिसमें सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहुंच, विज्ञान के लिए एआई और सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई सम्मिलित था। ये कई सारे, केवल एम्स पर वो बात कर रहा है कि इसके इम्पैक्ट एम्स क्या क्या है और इसका क्या क्या चीजें आगे निकलेंगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संपर्क परियोजनाएं भारत और आसियान सदस्य देशों के बीच सहयोग का एक भाग है? कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट, आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे, अगरतला अखाउड़ा रेल लाइन। इनमें से कौन सी आसियान देशों के साथ है? अगर आपने आसियान को अच्छे से पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आसियान के हम लोगों ने अगर पढ़ा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है कि आसियान की जो कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं। करेक्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखें, यूपीएससी ने जो सही आंसर और जो सही है भी, वो ऑप्शन ए दे रखा है। 1 और 2 के बारे में बात की गई है कि ये आसियान से जुड़ती हैं। आसियान के सदस्य देश ही अगर आपको केवल याद रह जाए तो ही आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ी आसान हो जाएंगी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर से रिलेटेड है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक। भारत से सहायता प्राप्त प्रतियोजना और ये देश, ये भी आपको आईआर, आप आज तक मुझसे पूछते थे कि आईआर का कोई रोल प्रीलिम्स में है कि नहीं है। आईआर प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि जब इथिक्स और डिसीजन मेकिंग जैसी चीजें आ सकती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी चीजें आ सकती हैं, तो आईआर तो आपके सिलेबस का भाग है, करंट अफेयर्स का एक कोना भी है। ठीक। इसमें अगर आप देखें तो ये सूची 2 से सूची 1 को सम्मिलित करने का काम किया, और बी ऑप्शन सही करेक्ट ऑप्शन जो यूपीएससी के द्वारा दिया गया है आंसर, वो बी, ऑप्शन बी को दिया गया है। यूपीएससी कहता है ऑप्शन बी, यानी कि ए का 3, बी का 2, सी का 4 और इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज मालदीव। ठीक। स्टोर पैलेस, डिकोया जिला अस्पताल, ये तो हम लोगों ने बहुत सारा सुन रखा है। इन 2 चीजों के बारे में हम लोगों ने सुन रखा है। अगर ये 2 चीजें भी आपको याद रहेंगी
तो आप ऑप्शन को पकड़ना थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। अगर ये दो चीजें आपको सही से याद रह जाए तो आपके लिए ऑप्शन को पकड़ना इन दो से ही ऑप्शन, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर और फेमस है, न्यूज़पेपर में अक्सर हम लोग इनको देखते हैं। आईआर जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस तरीके की जानकारी को पढ़ते भी हैं। तो दो भी, इनमें से दो भी अगर आपको याद होंगी तो आप बाकी दो के को मिलाकर उसके सही आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए फिर आईआर का क्वेश्चन। बहुपक्षीय सहयोग मंचों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, कोलंबो प्रोसेस के बारे में पूछा है, अबू धाबी डायलॉग के बारे में पूछा है, और ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछा है कि ये एक स्वैच्छिक मंच है जिसके निर्णय बाध्यकारी स्वरूप के नहीं होते हैं। इसमें से अगर हम लोग देखें तो कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्शदात्री प्रक्रिया है जिसमें सदस्य देश सर्वसम्मति से बाध्यकारी निर्णय लेते हैं। यही एक इसकी सबसे पकड़ने वाली खास बात यह है कि जब बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत सारे फोरम्स के बारे में आप पढ़ते हैं, चाहे वो बहुपक्षीय हो, चाहे वो द्विपक्षीय हो, इन सब चीजों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो इन सब चीजों के एक विशेष फैक्टर पर ध्यान दिया करिए कि इनके जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं या अबाध्यकारी या गैर बाध्यकारी होते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है उसका मेन मुद्दा यही है कि ये बाध्यकारी निर्णय लेते हैं, ये स्वैच्छिक है, गैर बाध्यकारी लेते हैं, ये स्वैच्छिक मंच हैं जो जिनके निर्णय बाध्यकारी या स्वैच्छिक स्वरूप के नहीं है, बाध्यकारी स्वरूप के नहीं है, यानी कि गैर बाध्यकारी है। पेपर को लेंदी करके, शब्दों का हेरफेर करके आपको फिर से इस ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई है। आप जब इन चीजों को अब आगे भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद रखना है कि जो बहुत सारे मंच होते हैं, बहुत सारे फोरम्स होते हैं, इन फोरम या मंचों के जो निर्णय होते हैं वो सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हैं या गैर बाध्यकारी हैं, इस फैक्टर को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है बात। नेक्स्ट देखिए जरा क्वेश्चन। हाँ, इसमें यूपीएससी का जो आंसर की है वो आपको दिख ही रहा है कि ऑप्शन सी इसमें केवल शामिल किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र संगठनों एजेंसियों पर विचार करिए। विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, शरणार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उपयुक्त में से कितनों को 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? अब ये प्योर जानकारी वाला एक बिल्कुल क्वेश्चन है। इस तरीके की जानकारी जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो ये एक विशिष्ट जानकारी है, और इस विशिष्टता को ध्यान में रखिए कि जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है इसको 2 बार पूरी दुनिया को खाद्य देता है। जहां कहीं पर भी भुखमरी है, अकाल है, लोग परेशान हैं, भोजन नहीं मिल रहा है, उनको देता है। बहुत सारी मानवीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। तो इस तरीके का जो संगठन है, ये इसी को यूपीएससी ने भी माना है और यही सही भी है। ये इसके बारे में, विश्व खाद्य संगठन के बारे में ये एक विशिष्ट तथ्य है कि इसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। इसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, ये इसका एक विशिष्ट तथ्य है, और इस विशिष्ट तथ्य के आधार इन छोटी-छोटी जानकारियों को भी हम लोगों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। ओवरऑल से काम नहीं बनेगा कि भारत के लिए क्या है, क्या नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सुमेलित करने वाला फिर से आपके लिए एक आईआर का क्वेश्चन आपके लिए फिर से है। इस बार आप ये नहीं कहेंगे कि पॉलिटी आईआर से नहीं आया। ठीक, इसमें भी वो हम लोगों से पूछा गया है कि इनको मिलान करिए कि कौन कहाँ पर है। इसका जो सही ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है ए का 4, बिम्स्टेक सांस्कृतिक उद्योग। बिल्कुल ठीक बात है, थिम्पू में ही होना चाहिए, जैसा कि लग ही रहा है हम लोगों को, राइट। बी का 2, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बेंगलुरु में। सी का 1, मौसम और जलवायु के लिए बिम्स्टेक केंद्र नोएडा में। और बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र, बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र कोलंबो में। ये ऐसा एक दिया गया है, ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप की चीजें हैं। ज्यादातर चीजें आप देख रहे हैं कि आईआर के सेक्शन से तो ये पूछा गया है, लेकिन एक क्वेश्चन आसियान से, एक से अधिक क्वेश्चन पूछा गया है। बिम्स्टेक को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक,
इस तरीके के जो भारत केंद्रित संगठन हैं, इन संगठनों पर भारत को, जो आप लोग बोलते हो ना बार बार बहुत दिनों से कि विश्व गुरु बन रहे हैं, ऐसा बन रहे हैं, भारत का रुतबा बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था हमारी बड़ी हो रही है, पांचवी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, तो भारत केंद्रित जो संगठन है, समूह है, उन समूहों को से भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जा रहे हैं। ठीक, यूपीएससी का, बिल्कुल यूपीएससी का कहना है कि इसकी जो आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, बहुत न्यूज में भी यह था, आरजीएसए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? देख लीजिए, इसके क्रियान्वयन की अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च बिल्कुल नहीं। संशोधित आरजीएसए का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताएं विकसित करना है, यही आंसर सही है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संशोधित आरजीएसए हेतु केंद्रीय वित्त पोषण का 100% हिस्सा है, बिल्कुल नहीं है। मैदानी क्षेत्रों के लिए हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपने चीजों को पढ़ा है तो 100% हिस्सा है, 100% तो बिल्कुल भी नहीं है हिस्सा। तो ये दोनों चीजें तो हम लोगों को गलत दिखाई दे रही, हालांकि यही केवल एक सही ऑप्शन दिख रहा है, और यूपीएससी का भी कहना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन से देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं? यूरोपीय संघ बहुत ज्यादा चर्चा में भी था, पढ़ा भी हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के बारे में। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर लिखिए। पोलैंड, जर्मनी यूरोपियन यूनियन के सदस्य है। 27 देशों का ये जो संगठन है, इसके 27 देशों को आप लोगों को, क्योंकि इसका जो नंबर है वो बड़ा अजीब है, 27, इतना बड़ा नाम तो आपको याद नहीं रहेगा। अब आप ये भी काउंट करने की कोशिश करेंगे कि अफ्रीकन यूनियन में कितने सदस्य हैं, कौन कौन से देश उसके सदस्य नहीं है। तो कृपया इससे रिलेटेड इस जैसे तथ्यों को भी जानकारी में अपने शामिल करिए, ताकि आपका जो जानकारी का दायरा है वो थोड़ा बड़ा हो पाए, समग्रता में हम चीजों को देख पाए। राइट, यूपीएससी का कहना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं कुछ उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि थोड़े अनकन्वेंशनल थे। कॉर्नर नोटिस से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि इंटरपोल के अलग अलग तरीके के सिल्वर नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ये जो जारी किए जाते हैं, इनका क्या, इनका वो है, इनका अर्थ क्या है? तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो सिल्वर नोटिस है, सिल्वर नोटिस का मतलब है आपराधिक संपत्तियों की पहचान करना और उनका पता लगाना। जो ब्लू नोटिस होता है, इस ब्लू नोटिस का सीधा संबंध बनता है किसी आपराधिक अन्वेषण के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान अथवा गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी कलेक्ट करना। ठीक, जो ब्लैक नोटिस होता है, ब्लैक नोटिस होता है, दिखाई दे रहा हम लोगों को, वैसे भी सामान्य जानकारी से भी बता सकते हैं कि अज्ञात शवों के बारे में जानकारी मानना। ठीक, और जो ग्रीन नोटिस होता है, इस ग्रीन नोटिस का सीधा सा मतलब है कि किसी ऐसे व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी दें जहां उस व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है। तो ये ग्रीन है, जहां से खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है, खतरा हो गया है और खतरा खत्म हो गया है, चीजें खत्म हो गई हैं। अज्ञात शव ब्लैक से रिलेट करके देखना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में था, कुछ एक चीजों में आया था, लेकिन अगर एक हल्की फुल्की जानकारी भी, दो एक आइडिया भी, अगर, जरूरी नहीं कि इन चार में से चारों चीजें आपको बिल्कुल निश्चित रूप से पता होनी चाहिए। थोड़ी बहुत जानकारी भी अगर आपके पास होगी, बार बार आप लोगों से कहा जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, तो आप लोग न्यूज़पेपर को हल्के में लेते हैं, थोड़ा उस पर जोर तो लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है जहां पर यूपीएससी ने जो माना है, यूपीएससी ने माना है ऐसा कि इसका जो आंसर है वो ए है, 1, 2 व 3 को माना है। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी जो हो सकती है वो इस बात पर हो सकती है, ये वो क्वेश्चन है जहां पर
आंसरों में थोड़ी विसंगतता है। ऑफिशियल आंसर की इसकी कहती है कि सभी के सभी जो कथन है वो सही है। अगर हम लोग मोदी जी की भाषण को भी देखें, 15 अगस्त के भाषण को भी देखें, तो उन्होंने बताया था कि ये जो हमारा मिशन सुदर्शन चक्र है, अंडर दिस मिशन बाय 2035 2035 तक क्रिटिकल नेशनल साइट्स को कवर करना है, यानी कि राष्ट्रीय महत्व की जो चीजें हैं, केवल क्रिटिकल नेशनल साइट्स को हम लोगों को कवर करना है। इनको हमें एक सुरक्षा चक्र प्रोवाइड कराना है। जबकि जो तीसरा वाक्य है, वो कथन है, वो कहता है मिशन के उद्देश्यों में से एक है वर्ष 2035 तक भारत के सभी सार्वजनिक स्थानों, यहां पर सभी सार्वजनिक स्थानों के बारे में बात कर रहा है। जबकि मोदी जी ने इसके बारे में क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि क्रिटिकल नेशनल साइट्स के बारे में हम बात करेंगे, राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण, जो अति महत्वपूर्ण जो साइट्स हैं उनके बारे में। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस हम लोगों को, अंतर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग अपनी इंडिया ईयर बुक को पढ़ें, तो इंडिया ईयर बुक भी ये कहती है कि मिशन सुदर्शन चक्र का एम है न्यूट्रलाइजिंग एनिमी डिफेंस इन्फिल्ट्रेशन इंडिया ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज अकिन टू द लीजेंडरी श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र मिशन अंडर स्कोर्स इंडियाज कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी। बिल्कुल ठीक बात है। इंश्योरिंग रैपिड प्रिसाइज एंड पावरफुल डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज nationwide security by 2035, ensuring comprehensive protection for the nation while showcasing India's commitment to the self-reliant defense। तो यहाँ तो इसका ये हम लोगों को वो दिखाई दे रहा है कि इसका इंडिया ईयरबुक इसका समर्थन कर रही है। अगर हम लोग इसके और भी पीआईबी के डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग देखें, चीज़ों को देखें, तो थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस हम लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये पीआईबी का स्क्रीनशॉट है। पीआईबी ऐसा कहता है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो केवल सभी सार्वजनिक स्थानों और क्रिटिकल नेशनल साइट्स की वजह से ये एक विवाद का विषय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हालांकि यूपीएससी ने बड़े तौर पर इसको इंडिया ईयरबुक में लिखी हुई चीजों को देखते हुए इसको करेक्ट मान लिया है। ठीक, मान लिया है, जरूरी नहीं कि यही करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है कि ये टूर्नामेंट 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी अंतरराष्ट्रीय रैंक, यहाँ पर आप देखिए कि एक विवाद का बिंदु ये हो सकता है कि यहाँ पर लिखा है कि सभी अंतरराष्ट्रीय रैंक के टेनिस खिलाड़ियों के लिए ये ओपन है, खुला हुआ है। और इसका जो सही करेक्ट आंसर है, यूपीएससी ने माना है 1 2 3 की ये बात एकदम सही है। सॉरी, यूपीएससी ने इसको माना है कि केवल एक और दो सही है, केवल एक और दो सही है, यानी कि ये सही है, सभी अंतरराष्ट्रीय रैंक के टेनिस खिलाड़ी। लेकिन अगर हम उसकी इस ग्रैंड स्लैम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, तो वो कहता है कि ये सभी के लिए नहीं है, बल्कि टॉप 500 रैंक होल्डर प्लेयर्स के लिए खुला है। यानी कि इस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपकी रैंक इंटरनेशनल लेवल पर 500 तक मैक्सिमम होनी चाहिए। शुरू के शीर्ष 500 खिलाड़ियों को इसमें प्रवेश दिया जाएगा। जबकि क्वेश्चन कहता है कि सभी अंतरराष्ट्रीय रैंक के टेनिस खिलाड़ियों के लिए, तो ये एक विवाद का बिंदु ये भी हो सकता है, इस पर विवाद किया जा सकता है। ठीक, अभी आप देख लीजिए कि यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं श्री अजय कुमार जी, उनका ये एक ट्वीट आया है कि आई अंडरस्टैंड दिस ईयर प्रीलिम्स फेल्ट क्वाइट टफ। उनका भी मानना है कि इस बार का जो प्रीलिम्स है वो काफी कठिन और चैलेंजिंग रहा है फॉर मैनी एस्पिरेंट्स, बहुत ज्यादातर लोगों के लिए। इन सच सिचुएशन द ऑफिशियल प्रोविजनल की प्रोवाइड्स मच नीडेड क्लैरिटी। मोस्ट आंसर्स आर बेस्ड ऑन, देख लीजिए कि क्वेश्चन का सोर्स क्या रहता है। मोस्ट आंसर्स आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, गवर्नमेंट प्रेस रिलीजेस, पीआईबी भी पढ़ना है, एंड रिप्यूटेड न्यूज़पेपर्स
कहाँ आप लोग इधर उधर भटकते हो। न्यूज़पेपर वो खुद कह रहा है कि इसी पर निर्भर करके बनाया है। द कोर सोर्सेस सीरियस एस्पिरेंट्स रिलाई ऑन, जो भी और अदर मटेरियल है, यानी कि जो ऑथराइज्ड मटेरियल है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड मटेरियल है, चीजें हैं। इफ यू स्पॉट एनी आंसर दैट नीड्स रिव्यू, यस, मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं, इन पर रिव्यू मांगा जा सकता है, इन पर क्लैरिफिकेशन मांगा जा सकता है। एंड सबमिट योर रिप्रेजेंटेशन ऑन द ऑफिशियल क्यूपी रिप्रेजेंटेटिव पोर्टल। जीएस पेपर 1 के लिए ये लिंक दिया हुआ है। जीएस पेपर 2 के अगर किसी क्वेश्चन में आपको विवाद है तो आपके लिए दूसरा लिंक दिया हुआ है। आप इन लिंक का इस्तेमाल करके अपनी बात को रख सकते हैं। इन 2 क्वेश्चंस पर यूपीएससी से क्लैरिफिकेशन लिया जा सकता है कि आखिर ये क्या है, और यूपीएससी आपको इस पर अपना ऑफिशियल आपको अपना वो स्टैंड देगा। ये जो लिंक है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए लिंक यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस लिंक को इस्तेमाल करके क्वेश्चंस पर, अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको आपत्ति नजर आती है तो यूपीएससी को आप ये अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन्हीं चीजों के साथ आज के इस वीडियो को मैं करता हूं समाप्त। ज्ञानशिला के इस चैनल पर फिर हम लोग मिलेंगे एक नए आने वाले एग्जाम्स, या जो यूपीएससी का मेंस एग्जाम है, या जो नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसकी रणनीति के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकती है। तब तक के लिए नमस्कार।